कहानी लगभग 500 साल पहले से शुरू होती है। हम देखते हैं कि एक आदमी जंगल में घूम रहा है और अपनी बीमार माँ के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा है। अचानक जंगल के अंदर से एक लोमड़ी की तेज और डरावनी चीख पेड़ों के बीच गूंज उठती है। आदमी डर जाता है। उसी पल अचानक उसके पीछे एक लड़की दिखाई देती है। इस लड़की का नाम युनहो है और वो चुपके से उसके बैग से कुछ चुराने की कोशिश कर रही होती है। आदमी उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि बैग असल में खाली होता है, युनहो आराम से कहती है कि वो तो सिर्फ रास्ता पूछने आई थी। फिर वो शांति से उसे बताती है कि जिस फूल की वो तलाश कर रहा है वो यहीं मिल जाएगा। वो उससे कहती है कि दवा अपनी माँ को दे देना और भरोसा दिलाती है कि उसकी माँ ठीक हो जाएगी। ऐसा इसीलिए है क्योंकि युनहो एक 9 पूंछों वाली लोमड़ी है जो एक चालाक और अलौकिक जीव है। इसके बाद सीन एक राज्य में बदल जाता है। वहाँ एक शादी हो रही होती है और दुल्हन भी एक 9 पूंछों वाली लोमड़ी होती है जिसने इंसान का रूप ले लिया है। अब वो एक इंसान से शादी कर रही है। उसकी दासी कमरे में आती है और हमें पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां बहुत करीबी दोस्त हैं और बचपन से साथ रहती आई हैं। इसी दौरान उसकी दोस्त को याद आता है कि जब वे छोटी थीं तब एक बार उसकी नज़र बाजार में एक लड़के से मिली थी। वो उससे गहराई से प्यार करने लगी थी। उसी प्यार की वजह से उसने इंसानों की तरह जीना शुरू कर दिया, इंसानों जैसा व्यवहार और भावनाएं अपनाई। धीरे धीरे वो पूरी तरह लोमड़ी रहना ही भूल गई। अब वो शादी करने वाली है। अचानक युनहो को एक दर्शन होता है क्योंकि उसमें कुछ लोगों का भविष्य देखने की ताकत होती है। अपनी दर्शन में वो देखती है कि गांव वाले उसे और उसकी दोस्त को दुश्मन समझकर उनका पीछा कर रहे हैं और उन्हें मारना चाहते हैं। वो ये भी देखती है कि उसकी दोस्त, जिसने इंसान बनने का फैसला किया और शादी कर ली, कभी सच में खुश नहीं होगी। इसका कारण बहुत सीधा और बेरहम है। जब कोई लोमड़ी इंसान बनती है तो उसकी जिंदगी सिर्फ दुख से भर जाती है। इसके बाद कहानी सीधे वर्तमान में आ जाती है। साल 2026। हम देखते हैं कि युनहो एक जगह चुपचाप खड़ी है। पास ही एक लड़का जमीन पर गिरा पड़ा है। उसके सिर से खून बह रहा है और धीरे धीरे युनहो के पैरों तक पहुंच रहा है। युनहो कड़वाहट और पछतावे के साथ बोलती है। वो कहती है कि वो इंसान बनना चाहती थी, लेकिन इंसानी जिंदगी बहुत ही मुश्किल होती है। इंसान लगातार दुख झेलते हैं। वे पैसे कमाते हैं, लगातार पढ़ाई करते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं। वो सवाल करती है कि ये सब करना जरूरी क्यों है। वो मानती है कि वो शुरू से इंसान बनना ही नहीं चाहती थी। यहाँ से कहानी 9 साल पीछे चली जाती है, जहाँ असली कहानी की शुरुआत होती है। हम एक फुटबॉल अकेडमी में पहुंचते हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय चयनकर्ता कोरियाई राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए खिलाड़ियों का चुनाव करने आए होते हैं। सबकी नज़र सेओक पर होती है। वो ठीक ठाक खेलता है और उम्मीद की जा रही होती है कि उसे जल्द ही नेशनल टीम के लिए चुन लिया जाएगा। चयनकर्ताओं में से एक खुलकर सेओक की तारीफ कर रहा होता है। तभी हमारी नज़र एक और लड़के पर पड़ती है जिसका नाम कांग है, जो एक शानदार गोल कर देता है। वो तुरंत चयनकर्ता का ध्यान खींच लेता है। ये देखकर कोच घबरा जाता है और चयनकर्ता के सामने कांग के बारे में बुरा बोलने लगता है। वो उसे खराब खिलाड़ी बताता है और कहता है कि गोल सिर्फ किस्मत से हो गया। इसके बाद कोच कांग को अलग ले जाता है, उसे जमीन पर पलट देता है और डंडे से मारता है। साथ ही उस पर चिल्लाता है कि उसने गोल क्यों किया। वो गुस्से में पूछता है कि कांग ने गेंद सेओ को पास क्यों नहीं की। वो कांग पर हीरो बनने की कोशिश करने का आरोप लगाता है और कहता है कि उसने अपने दोस्त सेओ का मौका खराब कर दिया। कांग ही हमारा हीरो है, लेकिन उसकी जिंदगी परेशानियों से भरी हुई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेओक के पिता सबके लिए खाना और कोच के लिए पैसे लाते हैं। साफ दिखता है कि वो कोच को रिश्वत दे रहा है ताकि उसका बेटा नेशनल टीम में चुना जाए। कांग ये सब देखता है, लेकिन अपनी गरीबी की वजह से बेबस होकर चुप रहता है। कहीं और हम एक ताकतवर बिजनेसमैन मिस्टर ली से मिलते हैं, जो एक बड़े प्रोजेक्ट की नीलामी में जा रहा होता है। ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट उसके हाथ से निकल सकता है और उसका मैनेजर घबराए हुए अंदाज में उसे सारी बात समझा रहा होता है। फिर भी मिस्टर ली पूरी तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, जैसे ये प्रोजेक्ट पहले से ही उनका हो। जैसे ही नीलामी शुरू होती है, कुछ अजीब होता है। अचानक स्क्रीन पर एक लड़की दिखाई देती है। वो यूनहो होती है, वही 9 पूंछों वाली लोमड़ी। उंगलियां चटकाते ही वो वहां मौजूद सभी लोगों को अपने काबू में कर लेती है। हम साफ देख सकते हैं कि उसकी 9 पूंछें हैं। वो सबको अपने नियंत्रण में लेकर आदेश देती है कि वे मिस्टर ली के पक्ष में वोट करें। पैसे के लालच में सभी बिना सवाल किए उसकी बात मान लेते हैं और मिस्टर ली वो प्रोजेक्ट जीत जाते हैं। इसी बीच कांग घर लौटता है और देखता है कि उसकी दादी भारी सामान उठाने की कोशिश कर रही हैं। वो बूढ़ी हैं, बीमार हैं और कमज़ोर भी हैं। फिर भी वो काम करती हैं क्योंकि उन्हें कांग के खर्चे उठाने होते हैं। कांग उनसे कहता है कि उसने आज एक गोल किया है और उसे पैसों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसे स्कॉलरशिप मिल गई है और वो सब संभाल सकता है। वो उनसे कहता है कि इतनी मेहनत मत किया करें, लेकिन ये सब झूठ होता है। असल में कांग डिलीवरी बॉय के तौर पर पार्ट टाइम काम करता है। अपनी डिलीवरी पूरी करने के बाद कांग मैदान पर जाता है और देखता है कि सेओक बहुत मेहनत से प्रैक्टिस कर रहा है।
भले ही सेओक के पिता कोच को रिश्वत देते हैं, फिर भी सेओक में थोड़ी बहुत काबिलियत है और कांग और सेओक की दोस्ती भी गहरी है। सेओक कांग से पूछता है कि वो ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तब कांग मान लेता है कि वो डिलीवरी बॉय का काम करता है। दोनों कुछ देर साथ में अभ्यास करते हैं और फिर खाना खाने चले जाते हैं। खाते समय सेओक कांग से पूछता है कि वो हमेशा सब लोगों से दूरी क्यों बनाए रखता है। कांग समझाता है कि वो अकेडमी का सबसे गरीब छात्र है, जबकि बाकी सभी अमीर हैं। वो पार्ट टाइम काम करता है और उसकी दादी बीमार है, इसलिए उस पर जिम्मेदारियां हैं। वो सेओक से कहता है कि वो सिर्फ खेल पर ध्यान दे और उसे उस गोल की याद दिलाता है जो उसने पहले किया था। वो उसे चेतावनी भी देता है कि अगर कांग उसकी जगह चुन लिया गया तो फिर सेओक क्या करेगा। ये साफ हो जाता है कि सियोक को फुटबॉल में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है और वो सिर्फ अपने पिता के दबाव में ये सब कर रहा है। अब फिर से यूनहो के पास लौटते हैं, जहां वो मिस्टर ली के साथ होती है। उनकी बातचीत से पता चलता है कि यूनहो पैसे के बदले उसके लिए काम करती है। मिस्टर ली उससे पूछता है कि जो रकम वो लेती है उसके बदले वो क्या कर सकती है। यूनहो कहती है कि वो उसे दिखाएगी। वो उसे नर्क में ले जाती है, जहां जिंदा रहते हुए वो सब कुछ देखकर डर से कांपने लगता है। फिर वो उसे एक चर्च में ले जाती है और उसके बाद वापस एक रेस्टोरेंट में छोड़ देती है। वो घमंड से पूछती है कि क्या उसे मजा आया और कहती है कि उसकी ताकत पर कभी सवाल मत उठाना। वो मानती है कि वो हमेशा बुरे काम ही करती है, क्योंकि अगर वो अच्छे काम करेगी तो वो इंसान बन जाएगी और उसे इंसान बनना बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी मिस्टर ली को उसके मैनेजर का कॉल आता है, जो पुष्टि करता है कि प्रोजेक्ट सुरक्षित हो गया है। बाद में महंगे और स्टाइलिश कपड़े पहनकर यूनहो एक शॉपिंग मॉल जाती है। आखिरकार वो भी एक लड़की ही है, और जब लड़कियों के पास पैसा होता है तो वे शॉपिंग करती हैं। वहाँ वो एक और लड़की को देखती है और आराम से उससे कहती है कि आज के दिन उसकी दोस्त बन जाए और उसके साथ शॉपिंग करे। वो लड़की मना कर देती है, लेकिन यूनहो उंगलियां चटकाती है और उसे अपने काबू में कर लेती है। शॉपिंग करते हुए यूनहो खुलकर अपने बारे में बात करती है और कहती है कि वो 9 पूंछों वाली लोमड़ी है और सदियों से ऐसा करती आ रही है। फिर हमें 80 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब कोरिया में ब्रिटिश दौर था और विदेशी टीचर अपनी भाषा सिखाने आए थे। यूनहो उनकी भाषा नहीं समझ पाई तो उसने बस टीचर की भाषा को अपनी भाषा में बदल दिया। एक और फ्लैशबैक 30 साल पहले का दिखाया जाता है, जब कॉमिक्स और स्टाइल का जमाना था। यूनहो को एक कॉमिक का अंत पसंद नहीं आया जिसमें हीरो मर जाता है। वो लेखक के घर गई, उसकी इमारत में आग लगा दी और उसे मजबूर किया कि वो कहानी का अंत बदले, और उसने ऐसा ही किया। यूनहो की जिंदगी बहुत सीधी है, अगर उसे कुछ पसंद नहीं आता तो वो अपनी ताकत से उसे बदल देती है। तब वो लड़की कहती है कि यूनहो के कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि वो हमेशा चीज़ें अपने हिसाब से चाहती है। यूनहो फिर से उंगलियां चटकाती है और उसे मजबूर करती है कि वो उसकी तारीफ करे। ये साफ हो जाता है कि जो भी यूनहो से सवाल करता है या उसे सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है, उसे तुरंत अपने काबू में कर लिया जाता है। इसी दौरान उसी मॉल में सियोक जूते खरीद रहा होता है, तभी कांग वहां आ जाता है। सियोक कांग के लिए जूते खरीदने की पेशकश करता है, लेकिन कांग गुस्से में मना कर देता है और सियोक पर उस पर तरस खाने का आरोप लगाता है। जैसे ही कांग वहां से जाता है, उसकी टक्कर यूनहो से हो जाती है और वो ऐसे गिरता है जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। हैरान यूनहो उसका मजाक उड़ाती है और उसे कमज़ोर कहती है और बोलती है कि कमज़ोर लड़कों को घर पर ही रहना चाहिए। सियोक वहां आ जाता है और दोनों लड़के चले जाते हैं। इसके बाद यूनहो को सियोक के भविष्य का एक दर्शन होता है। वो देखती है कि वो एक मशहूर फुटबॉलर बन जाता है और एक बड़ा सेलिब्रिटी बनता है। उसके अंदर लालच जाग उठता है। वो तय करती है कि जब सियोक अमीर और मशहूर बन जाएगा तब वो उसे अपना क्लाइंट बनाएगी और उससे पैसे कमाएगी। हमें ये भी पता चलता है कि यूनहो ने उस लड़की को सिर्फ इसलिए अपने साथ रखा था ताकि वो उसके शॉपिंग बैग उठाए, क्योंकि आखिरकार वो एक चालाक लोमड़ी है। वो लड़की की यादें बता देती है और स्टाफ को आदेश देती है कि उसका सामान उठा ले। तभी अचानक लाइटें बंद हो जाती हैं और एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसका नाम गन है। बाद में गन और यूनहो एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। यूनहो गन का मजाक उड़ाती है और पूछती है कि क्या वो इंसानों की दुनिया में नया है। वो बताती है कि जब किसी को ऐसी जगह लाते हैं तो उसके खाने के पैसे देने पड़ते हैं। गन उसे समझाने की कोशिश करता है और बताता है कि बाकी सारी लोमड़ियां अब इंसान बन चुकी हैं, यूनहो अकेली बची है। गन उससे कहता है कि उसका समय आ गया है और अब उसे फैसला करना होगा, या तो इंसान बने या हमेशा के लिए गायब हो जाए। यूनहो गुस्से में मना कर देती है और कहती है कि वो पैसे कमाकर और शॉपिंग करके खुश है। वो बिना सुने वहां से चली जाती है। फिर फुटबॉल ग्राउंड पर कांग और सियोक खेल रहे होते हैं कि तभी गेंद उड़कर यूनहो के सिर पर लगती है। कांग गेंद उठाने जाता है और देखता है कि यूनहो गेंद को जमीन पर पटकती है और वो फट जाती है। हैरान कांग पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया। यूनहो फिर उसका मजाक उड़ाती है, उसे कमजोर कहती है, लेकिन ये भी बताती है कि उसका दोस्त एक दिन बहुत बड़ा और मशहूर फुटबॉलर बनेगा। कांग गुस्से में कहता है कि वो पागल है। उसी रात प्रोजेक्ट की खुशी में नशे में धुत मिस्टर ली तेज गाड़ी चलाता है और सियोक को टक्कर मार देता है। कांग आवाज सुनकर दौड़ता है और सब कुछ देख लेता है। मिस्टर ली वहां से भाग जाता है। सियोक को अस्पताल ले जाया जाता है। मिस्टर ली सबूत मिटाने के लिए डैश कैम की मेमोरी निकाल देता है।
पुलिस स्टेशन में कांग सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर ली का ड्राइवर झूठा कबूलनामा दे देता है। कांग को शक होता है और वो ड्राइवर को पकड़कर पूछता है कि उसे झूठ बोलने का आदेश किसने दिया। जल्द ही हादसे की खबर फैलती है और शक मिस्टर ली पर जाता है, जिससे उसका प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाता है। गुस्से में मिस्टर ली एक विश कार्ड जलाता है, जिससे वह यूनहो के घर पहुंच जाता है। यूनहो उससे पूछती है कि उसकी इच्छा क्या है। पहले वह मना कर देती है, लेकिन जब वह दुगना पैसा ऑफर करता है तो वह मान जाती है। अस्पताल में कांग देखता है कि यूनहो सेयोक के कमरे में बैठी है। वह कहती है कि वह उसकी यादें मिटाने आई है। जैसे ही वह ऐसा करने लगती है, उसे अचानक एक और दर्शन होता है। इस बार वह कांग का भविष्य देखती है। कांग एक बहुत बड़ा और मशहूर फुटबॉल स्टार बन चुका होता है। यूनहो हैरान रह जाती है। सेयोक का भविष्य अब कांग में चला गया होता है। कांग उसे पकड़ लेता है और उसकी 9 पूंछें बाहर आ जाती हैं। डरा हुआ कांग अविश्वास में उसे घूरता रहता है। यूनहो जोर से कांग को दूर फेंक देती है और सीधी खड़ी हो जाती है। कांग सदमे में कहता है, तुमने देखा? मैंने साफ देखा, तुम्हारे पीछे से पूंछ निकली थी। यूनहो ठंडे लहजे में जवाब देती है, हाँ वो मेरी है, तो क्या? वह उसे हटने का आदेश देती है और भागने लगती है, लेकिन दीवार से निकलने की कोशिश में वह दीवार से टकराकर जमीन पर जोर से गिर जाती है। उसी पल यूनहो को एक डरावनी सच्चाई समझ आती है। उसकी ताकतें खत्म हो चुकी हैं। गुस्से में वह चीखती है और वहां से चली जाती है। वह एक सुनसान जगह पहुंचकर अपनी शक्तियां आजमाती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। वह कमजोर हो चुकी है। गुस्से और बेबसी में वह एक मंदिर में घुसती है और भगवान की मूर्तियां तोड़ने लगती है। चिल्लाते हुए कहती है, मुझे बात करनी है, बाहर आओ और सामने आओ। जब कोई नहीं आता तो वह पूरा मंदिर जलाने की धमकी देती है। तभी गन वहां पहुंचता है और उसे रोक लेता है। वो टूटी हुई मूर्तियां ठीक करता है और यूनहो से कहता है कि उसे भगवान का सम्मान करना चाहिए और जो वो कर रही है वो गलत है। यूनहो उसे चुप रहने को कहती है और पूछती है कि उसकी ताकत क्यों खत्म हो रही है। गन उसे याद दिलाता है कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन उसने कभी सुना नहीं। वो कहता है कि अब उसे गंभीर होना पड़ेगा। यूनहो पूछती है कि गलती कहाँ हुई। गन बताता है कि उसके गलत फैसलों की वजह से एक आदमी की मौत हो चुकी है। उसी समय हमें रात का एक सीन दिखता है, जहां मिस्टर ली का मैनेजर अपने आदमियों के साथ एक लाश को सुनसान जगह पर फेंक रहा होता है। अभी हमें नहीं पता कि लाश किसकी है, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा। दूसरी तरफ कांग बस स्टॉप पर घर जाने के लिए इंतजार कर रहा होता है। अचानक यूनहो उसके पास प्रकट हो जाती है। हैरान कांग पूछता है कि वो कहाँ से आई। यूनहो उसे चुप रहने को कहती है और जल्दी से बोलती है, जल्दी करो और एक इच्छा मांगो अभी। तभी बस आती है और कांग को लिए बिना चली जाती है। यूनहो उससे बात करना चाहती है, लेकिन कांग कैब ढूंढने में लगा होता है, क्योंकि कोई बस या टैक्सी नहीं मिल रही होती। वो घबराने लगता है कि अब घर कैसे जाएगा। यूनहो आराम से कहती है कि वो उसे छोड़ सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब वो उसकी बात माने। कांग पूछता है कि बिना गाड़ी के कैसे। यूनहो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, टेलीपोर्टेशन। 1 सेकंड में ही वो उसे उसके घर के सामने पहुंचा देती है। कांग हैरान और खुश हो जाता है। वो कहता है कि ये तो कमाल था और मजाक में कहता है कि ऐसे तो वे फ्री में विदेश भी जा सकते हैं। वो यूरोप का नाम लेता है, लेकिन यूनहो अचानक भड़क जाती है और कहती है कि वो कहीं भी जा सकती है। वो बताती है कि वो जर्मनी और रूस में रह चुकी है और वहाँ के रेस्टोरेंट मालिक भी उसे पहचानते हैं, लेकिन उसे बोरियत हो गई और वो कोरिया लौट आई। कांग फिर से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि वो दोबारा ऐसा करे, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगा। तारीफ सुनकर यूनहो खुश होती है, लेकिन तुरंत हाथ छुड़ाकर उसे डांटती है कि उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई। कांग उसकी तारीफ करता है और कहता है कि उसका हाथ बहुत सुंदर है। यूनहो मुस्कुराती है और कहती है कि जल्दी से इच्छा मांगो। वो ये भी ऑफर देती है कि वो उसके दोस्त के एक्सीडेंट के जिम्मेदार इंसान को सजा दे सकती है। उसी समय हम देखते हैं कि मिस्टर ली पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान सब कुछ नकार रहा होता है। पुलिस उसे सीसीटीवी तस्वीरें दिखाती है जिनमें वो साफ दिखाई देता है। घबराकर वो वॉशरूम जाता है और कई विश कार्ड जला देता है, लेकिन यूनहो नहीं आती। बाहर मीडिया उसे घेर लेती है। उसके पिता फ़ोन पर उसे डांटते हैं। मिस्टर ली उनसे भरोसा करने की भीख मांगता है। तभी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। मिस्टर ली के ड्राइवर की लाश मिल जाती है। पता चलता है कि वही लाश थी जिसे उसका मैनेजर पहले फेंक रहा था। मिस्टर ली ने ही उसे मरवाया था। अचानक यूनहो उसकी कार में दिखाई देती है। वो उससे रुकने की गुहार लगाता है और याद दिलाता है कि वो उसका क्लाइंट है। यूनहो ठंडे लहजे में कहती है कि अब वो उसका क्लाइंट नहीं है, क्योंकि उसने अपने ही ड्राइवर की हत्या की और इसी वजह से उसकी ताकतें कमज़ोर हुईं। वो कहती है कि अब उसे सब कुछ ठीक करना होगा। यूनहो उस पर जादू करती है, जिससे अब वो अपने जन्म से लेकर आज तक सिर्फ सच ही बोलेगा। वो कार को मीडिया के सामने भेज देती है। मिस्टर ली डर के मारे मुंह ढक लेता है, लेकिन जादू उसे बोलने पर मजबूर कर देता है। वो न सिर्फ अपने ड्राइवर की हत्या बल्कि सालों से किए गए सारे अपराध कबूल कर लेता है। पुलिस आती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। घर लौटकर यूनहो अपनी पावर स्केल देखती है और पाती है कि सब कुछ फिर से संतुलित हो गया है। उसकी ताकतें वापस आ चुकी हैं, क्योंकि इंसाफ हो गया है।
बाद में कांग प्रैक्टिस के लिए आता है और यूनहो एक पीले सूटकेस के साथ आती है। वो कहती है कि ये उसके लिए तोहफा है और आगे काम आएगा। कांग पूछता है कि वो क्या है। यूनहो समझती है कि वो उसका नाम पूछ रहा है और शर्माते हुए कहती है कि वो नहीं बता सकती। जब कांग साफ करता है कि वो ये पूछ रहा है कि वो किस तरह की चीज़ है तो यूनहो को बुरा लगता है। वो उसे अंदाज़ा लगाने को कहती है। कांग कहता है कि शायद वो कोई डेमन है। यूनहो उसे फिर से अंदाज़ा लगाने को कहती है और आखिर में बताती है कि वो 9 पूंछों वाली लोमड़ी है। कांग को पहले देखी हुई सफ़ेद पूंछ याद आ जाती है। यूनहो अचानक बात खत्म कर देती है और कहती है कि उसे ज़रूरी काम है। वो कार्ड वापस ले लेती है। कांग सूटकेस के बारे में पूछता है तो यूनहो कहती है कि वो बहुत मशहूर होने वाला है। कांग याद दिलाता है कि उसने पहले उसे कमज़ोर और बेकार कहा था। यूनहो टाल देती है और कहती है कि उस दिन वो बस बेकार की बातें कर रही थी। कांग उसका नाम पूछता है और वो बताकर गायब हो जाती है। कुछ ही देर बाद फुटबॉल एकेडमी से एक आदमी आता है और बताता है कि कांग का नेशनल टीम के लिए चयन हो गया है। सेओक के घायल होने और 6 महीने बाहर रहने की वजह से कांग उसकी जगह जाएगा। सेओक उसे अच्छा खेलने और नाम कमाने के लिए कहता है। समय बीतता है और कहानी 9-10 साल आगे पहुंचती है। यूनहो अब एक महंगी समुद्र के सामने वाली प्रॉपर्टी खरीदना चाहती है। डीलर उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है और अकेले रहने को लेकर चेतावनी देता है। यूनहो उसे चुप रहने को कहती है और कीमत पूछती है। कीमत 11 बिलियन होती है। इधर कांग लगातार टूर्नामेंट जीतकर देश का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका होता है। वो बहुत गंभीर और अकेला रहता है। उसकी कामयाबी पर पूरा देश जश्न मनाता है। यूनहो उसे टीवी पर देखकर पहचान लेती है। वहीं दूसरी तरफ सेओक अब बहुत गरीब हो चुका होता है और उसका पिता उसकी पुरानी ट्रॉफियां कचरे में फेंक देता है। बारिश में भी वे अपनी इज्जत और उम्मीद बचाए रखते हैं। यूनहो एक दुकान में जाती है जहां कांग का सामान भरा होता है। लड़कियां उसके पीछे दीवानी होती हैं। यूनहो पूछती है कि कांग कितना कमाता है और पता चलता है कि वो एक विज्ञापन के लिए 1 बिलियन कमाता है। लालच में वो फिर से उसे अपना क्लाइंट बनाने का फैसला करती है। यूनहो एक वर्कशॉप में कुर्सी बनाते हुए अपने बीते कामों को याद करती है। बाद में वो कांग के आलीशान घर में आती है। कांग डर जाता है और पुलिस बुलाने की धमकी देता है। बातचीत होती है। यूनहो उसे क्लाइंट बनने को कहती है, लेकिन कांग मना कर देता है। वो विश कार्ड छोड़कर चली जाती है। डिलीवरी आती है और वो सेओक होता है। कांग हैरान रह जाता है। विश कार्ड दिखता है और सीन कट होता है। अचानक सेओक अमीर बन जाता है और कांग गरीब। यूनहो बताती है कि उसने विश पूरी कर दी है। कांग विरोध करता है, लेकिन यूनहो कहती है कि इच्छा कैसे पूरी होगी ये उसका फैसला है। यहीं पर रिलीज हुए एपिसोड खत्म हो जाते हैं। अगला एपिसोड जल्द लाएंगे। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। बाय बाय।